मैंने इससे कबल गुफ्तगू की है FIR के बारे में, क्योंकि लेक्चर का जो ड्यूरेशन है वो ज़रा कम रखना पड़ता है, तो इसलिए मैं उसमें मुकम्मल तफसीलात नहीं दे सका, लेकिन थोड़ी बहुत मैंने गुफ्तगू की है। उम्मीद है आप उसको गौर से सुनेंगे और उससे मुस्तफीज़ होंगे। तो बात हो रही थी FIR की। FIR जो है ये इंफॉर्मेशन है जस्ट टू सेट द लॉ इनटू मोशन, और वहाँ से इन्वेस्टिगेशन शुरू हो जाती है, वहाँ से केस। और FIR अगर कायम और दायम रहे या उसकी कैंसिलेशन या जो भी सूरत हाल हो, FIR का जो भी रिजल्ट हो वो 173 की शक्ल में बाहर आता है और वो उस पर चलान भी आ जाता है कोर्ट में, या FIR कैंसिल भी हो जाती है। बाद बात FIR क्वैश भी हो सकती है, हाईकोर्ट को इख्तियार है उसको क्वैश करने का। बात तो ये सूरत हाल चलती रहती है। तो अब इसका नेक्स्ट जो स्टेप है, मैंने वो बात किया नॉन कॉग्निजेबल की, तो 1555 के मुताबिक वो अगर कोई ऐसा नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस है जिसकी कॉग्निजेंस पुलिस नहीं ले सकती और मुलजम को विदाउट वारंट अरेस्ट नहीं कर सकती, तो उसके में 155 में उसका प्रोसीजर दिया गया। वो प्रोसीजर क्या है? वो प्रोसीजर ये है कि उसमें जाए बंदा, जाके शिकायत करे, अपनी दरख्वास्त दे, अपनी बात करे थाने में और पुलिस इंचार्ज के पास या पुलिस वालों के पास या ड्यूटी ऑफिसर के पास, और वो उसकी बात सुनने के बाद उसकी, तो अगर वो नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस बनता है तो दे शैल एंटर द सब्सटेंस ऑफ द कंप्लेंट इन द रजिस्टर ऑफ रोजनामचा। रोजनामचा का रजिस्टर जिसको डेली डायरी कहते हैं, उसमें वो दर्ज करेंगे, उसको बाकायदा नंबर देंगे। और अगर वो समझते हैं कि इसमें इन्वेस्टिगेशन जरूरी है तो देन दे विल इन्फॉर्म टू द मजिस्ट्रेट इन द रिटन शेप, वहाँ लिख के भेजेंगे कि ये कॉग्निजेबल ऑफेंस, नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस के बारे में हमारे पास इतला आई है, इसके लिए हमें इन्वेस्टिगेशन की इजाज़त दी जाए। और अगर मजिस्ट्रेट साहब इजाज़त दे देते हैं आफ्टर परusing द रिकॉर्ड एंड रेलेवेंट पेपर्स, तो देन द पुलिस कैन स्टार्ट द इन्वेस्टिगेशन। और अगर इन्वेस्टिगेशन में वो समझते हैं कि ये ऑफेंस बनता है, ये इसमें बंदे की गिरफ्तारी ज़रूरी है, तो द पुलिस ऑफिसर मे अप्लाई टू द मजिस्ट्रेट फॉर द warrant of arrest, and if the warrant of arrest has been issued by the magistrate, तो फिर जुडिशियल मजिस्ट्रेट अब लफ्ज आ गया वहाँ पे, तो देन द पुलिस हैव अ jurisdiction competency to arrest that very person in the non cognizable offense। तो फिर भी उसका इन्वेस्टिगेशन के बाद इस तरह चलाना आ सकता है, सब कुछ हो सकता है जिस तरह कॉग्निजेबल ऑफेंस में। तो ये दोनों का डिफरेंस है। तो FIR जो है, जहां पे कॉग्निजेबल ऑफेंस होगा वहां पे जरूर दर्ज होनी चाहिए, और ये पुलिस की जो है ड्यूटी है। लेकिन पुलिस जो है ये जानबूझ के FIR दर्ज नहीं करती, कहते हैं जिसमें कोई 157 का कोई सहारा ले लेते हैं, जिसमें कोई रीजनेबल ग्राउंड नहीं है, ये मुझे झूठा लगता है हमें मुकदमा, तो उसका बहाना बना के जहाँ पे दर्ज करना होती है फौरी कर लेते हैं, जहाँ पे नहीं करना होती फिर उस बंदे को कोई और रास्ता दिखाते हैं, जहाँ वो हायर ऑफिसर्स के पास जाता है, या फिर सेक्शन 28-22B के तहत जस्टिस ऑफ पीस साहब के पास चला जाता है और वहाँ से डायरेक्शन जारी हो जाती है। तो बहरहाल फिर भी अगर पुलिस ना चाहे तो कई बहाने बनाती है, तो FIR का अंदराज ही हमारे मुल्क में इंतहाई मुश्किल हो चुका हुआ है। हालांकि जहाँ पे कॉग्निजेबल ऑफेंस मेड आउट होता है, इट इज द ड्यूटी ऑफ द पुलिस टू रिकॉर्ड द स्टेटमेंट ऑफ द कंप्लेनेंट एंड reduce into writing that's very and entered in the register of FIR and take the action। अगर कोई रीजनेबल ग्राउंड हैं गिरफ्तारी की मुलजम की, तो उसको गिरफ्तार भी करे, सब कुछ करे, उसमें इन्वेस्टिगेशन है, इन्वेस्टिगेशन में मुकदमे को खारिज भी कर सकती है पुलिस, FIR को कैंसिल भी कर सकती है, मुलजम को डिस्चार्ज भी करवा सकती है, सारे काम कर सकती है। लेकिन ये बड़ा मुश्किल सा टास्क बन गया हुआ है हमारे मुल्क की पुलिस। अगर ठीक हो जाए और ये मुकदमे सही तौर पर दर्ज हों ऑन द मेरिट और उसकी इन्वेस्टिगेशन दुरुस्त हो, तो ऑफेंस में, जराइम में कमी लाई जा सकती है। लेकिन पुलिस के कई बहाने हैं, कई तरीके हैं, और जो इन्फ्लुएंशियल पर्सन हैं या करप्शन के जरिए ये मामलात हो सकते हैं, लेकिन गरीब आदमी जो है, जो आम आदमी है, वो इस बारे में इंसाफ नहीं ले सकता। तो जस्टिस ऑफ पीस से बॉन्ड करते तो कुछ हैं, लेकिन वो भी एक ऐसी अथॉरिटी है जिसके पास कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के इख्तियारात नहीं है। तो इसलिए ये मामला जो हैं ये खराब होते हैं।
तो मैं ये गुजारिश करना चाहता हूँ कि ये एक सिस्टम है जिसकी बुनियाद पे थ्रू पुलिस किसी ऑफेंस के बारे में इत्तला दी जाती है और पुलिस जो है वो लॉ को मोशन में लाती है और फिर इन्वेस्टिगेशन इनिशिएट करती है। और उसमें अगर मुल्ज़िम गुनाहगार है, इन्वेस्टिगेशन से क्या मुराद है? इन्वेस्टिगेशन से मुराद है टू कलेक्ट द एविडेंस अगेंस्ट द अक्यूज्ड पर्सन against whom the report has been lodged by the complainant before the police। तो वो उसमें वो कर देते हैं, वो कहता है इन्वेस्टिगेशन। अगर इन्वेस्टिगेशन में उनको एविडेंस मिल गई है पुलिस को, तो देन द अक्यूज शैल बी डिक्लेयर्ड एज उसको गुनहगार भी लिखा जा सकता है, उसको कहा जा सकता है इसके खिलाफ ट्रायल होना चाहिए। लेकिन अगर वो नहीं कुछ एविडेंस मिली तो दे पुलिस जो है ये इसके बारे में कह सकती है कि मुकदमा झूठा है। मुझे स्टेट साहब के पास 173 के तहत कैंसिलेशन की या डिस्चार्ज की रिपोर्ट भेज सकती है, तो वो उस पर अपना फैसला दे सकते हैं। तो ये तरीकाकार है इसका। अब ये कॉग्निजेबल नॉन कॉग्निजेबल के बारे में जो लॉ है उसके बारे में मैंने गुजारिशात आपके सामने कर दी हैं। अब इसका एक और अल्टरनेटिव है, अगर पुलिस FIR दर्ज नहीं करती या कॉग्निजेबल ऑफेंस है या नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस है, तो आमतौर पे नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस में पुलिस हिचकिचाती है 155 के तहत कार्रवाई करने के लिए। तो फिर लोग क्या करते हैं, या अगर कॉग्निजेबल है तो पुलिस फिर भी मुकदमा दर्ज नहीं करती, या अगर वो मुकदमा दर्ज करती है और FIR दुरुस्त नहीं करती, वो बदनीति में मुबनी होती है या किसी को इंसाफ नहीं मिलता या कंप्लेनेंट ये समझता है कि मेरे साथ ज्यादती हुई है और पुलिस ने बिला वजह मुलजमान को बेगुनाह लिख दिया है या छोड़ दिया है, तो फिर क्या उसके पास एक और रेमेडी है, उसको कहते हैं कंप्लेंट। कंप्लेंट किसके पास जाती है? अब आप कंप्लेंट और FIR में फर्क मैं बयान करना चाहता हूं। कंप्लेंट जो है उसका बकायदा ज़ाब्ता फौजदारी में जिक्र दिया गया है, डेफिनेशन में सेक्शन 4 मेरा ख्याल है H है, 1H है, जिसमें यह कंप्लेंट का जिक्र किया गया है। और कंप्लेंट से क्या मुराद है? FIR तो होगी जो पुलिस को इतला दी जाती है और पुलिस उसकी बुनियाद पे अगर कॉग्निजेबल ऑफेंस है तो 154 के तहत रजिस्टर में अंदराज करती है उस शिकायत का, और अगर वो नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस है तो 155 में वो रोजनामचा में उसका अंदराज करके उसकी बाकायदा इजाजत लेके इन्वेस्टिगेशन कर सकती है और उसको मुलजम को भी वारंट के दिए गिरफ्तार कर सकती है। लेकिन जो 154 के तहत मुलजम है जिसके कॉग्निजेबल ऑफेंस में FIR दर्ज किया है, तो उसके बारे में वो उसको कोई जरूरत नहीं है इजाजत लेने की फॉर इन्वेस्टिगेशन एंड एज वेल एज फॉर द रेस्ट ऑफ द अक्यूज्ड पर्सन। तो ये उसका फर्क है उसमें जिक्र। अब कंप्लेंट और FIR में फर्क क्या है? कंप्लेंट जो है वो हमेशा पुलिस को मजिस्ट्रेट के पास आती है, पुलिस के पास हमेशा FIR होती है। एक तो ये है, और कोई भी शख्स अगर वो कहता है कि मेरे साथ कोई ऑफेंस हुआ है या मैं अग्रीव पर्सन है रिगार्डिंग एनी क्रिमिनल एक्टिविटी, और जिसके बारे में वो पुलिस को इतला दे सका है या दी है तो पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की, तो ही मे अप्रोच टू द मजिस्ट्रेट। वो वहाँ पे एक दरख्वास्त की शक्ल में इस्तगासा बना के वहाँ पे जा सकता है और कह सकता है कि ये ऑफेंस फलां फलां ने किया है, इनको बाकायदा तलब करके इनको ट्रायल किया जाए, इनको सजा दी जाए। और अब मजिस्ट्रेट साहब के पास जब कंप्लेंट जाएगी तो वो क्या करेंगे, वो पहले दिन ही ऑन ओथ उसका बयान लिखेंगे कंप्लेनेंट का, और फिर उसके बाद अगर वो चाहें तो खुद उसकी इंक्वायरी कर सकते हैं, उसकी एविडेंस ले सकते हैं, कर्सरी एविडेंस रिकॉर्ड कर सकते हैं, कोई डॉक्यूमेंट्री एविडेंस ले सकते हैं, या फिर उसको 202 के तहत किसी और के पास इंक्वायरी के लिए भेज सकते हैं। वो पुलिस भी हो सकती है, वो उनके अगर ऊपर वाली अदालत है तो मुझे स्टेट साहब को भी भेजा जा सकता है अगर सेकंड कोर्ट है। यानी इस्तगासा हमेशा मुझे स्टेट साहब के पास जाएगा। अगर वो नाम उनके उनका ऑफेंस जो है वो ट्राइबल बाय मजिस्ट्रेट नहीं है तो फिर उसको वो सेशन जज साहब के पास भेज देंगे, और वो अगर वो खुद उसको समाअत फरमा लें या किसी एडिशनल सेशन जज साहब के पास भेज दें, और जिसको वो इस्तगासा जिस अदालत को सुपुर्द होगा वो उसमें
रिकॉर्ड करेगी स्टेटमेंट ऑफ द कंप्लेनेंट अंडर सेक्शन 200 एंड देन अगर वो समझते हैं कि इसमें इंक्वायरी जरूरी है, किसी और को भेजी जाए, वो उसमें बाकायदा देखें कि क्या ये ऑफेंस की नोयत या ड्यूटी है, ये सच्ची है, या ये एक ऑफेंस बनता है या नहीं बनता, क्या सूरत हाल है, तो उसके बारे में वो 202 के तहत इंक्वायरी भी भेज सकते हैं, किसी पुलिस ऑफिसर के पास भी भेज सकते हैं या मजिस्ट्रेट साहब के पास भेज सकते हैं, वो इंक्वायरी करवा सकते हैं या फिर खुद वो कर सकते हैं। कोई उनके इख्तियारात में ऐसी नहीं है, उसमें कोई कतगन के वो खुद नहीं इंक्वायरी कर सकते। वो कस्टडी स्टेटमेंट्स रिकॉर्ड करने के बाद खुद उस पर गौर खोज कर सकते हैं या इंक्वायरी रिपोर्ट के मुताबिक वो गौर खोज कर सकते हैं। तो फिर 203 है जिसके तहत अगर वो समझते हैं कि ये इस्तगासा नहीं बनता या झूठा है या इसमें कोई सब्सटेंस नहीं है या ये गलत तौर पे इन्फॉर्म किया गया, गलत इतला दी गई है, तो फिर उसको डिसमिस भी कर सकते हैं। और डिसमिसल जो है वो बरियत नहीं होती किसी की, बल्कि वो वैसे ही डिसमिस हो गया। लेकिन अगर वो तलबी कर लेते हैं, कहते हैं कि इसमें कुछ सब्सटेंस मौजूद है और उसमें कोई ऐसी प्रेमा फशई मैटर जो है वो काबिल गौर है और उस पर प्रोसीडेबल है और मेंटेनेबल है और इसमें कोई ऐसी एविडेंस भी है जिसको अगर ट्रायल किया जाए तो मे भी इसमें मुस्तगीज जो है वो सच्चा साबित हो और मुलज़म को सजा हो सके, तो ऐसी सूरत हाल में अगर उसमें कोई ऐसी सूरत हाल मौजूद है तो मजिस्ट्रेट साहब को 204 के तहत इख्तियार हासिल है कि वो मुलज़म पार्टी को तलब फरमाए और तलब फरमाने के बाद वही प्रोसीजर होगा जो आम पुलिस केस में होता है। उसके बाद चार्ज फ्रेम होगा, कॉपीज दी जाएंगी, चार्ज फ्रेम होगा, चार्ज फ्रेम होने के बाद प्रोसिक्यूशन को कंप्लेंट को कहा जाएगा कि वो अपनी एविडेंस लाए। उसके बाद ये 342 की स्टेटमेंट रिकॉर्ड होगी। उसके बाद अगर वो 340 में मुलज़म पेश होना चाहता है 2 में तो वो भी पेश हो सकता है, वो अपना डिफेंस भी दे सकता है और उसके बाद कोर्ट जो है वो बाकायदा उसका फैसला करेगी, उसको सजा देगी मुलज़म को या उसको बरी कर सकती है। तो ये कंप्लेंट केस में है। कंप्लेंट जो है ये हमेशा मजिस्ट्रेट साहब के पास जाती है, FIR हमेशा पुलिस लॉन्च करती है, FIR में पुलिस इन्वेस्टिगेशन करती है और उसमें 173 की रिपोर्ट पेश करती है कोर्ट के पास। और इसमें इस्तगासे में मुलज़म आफ्टर रिकॉर्डिंग कर्सरी एविडेंस या सेटिस्फेक्शन ऑफ द कोर्ट मजिस्ट्रेट साहब तलबी कर सकते हैं या अगर सहनजाई साहब के पास है तो वो भी तलबी कर सकते हैं। उसके बाद उसका बाकायदा ट्रायल शुरू होगा। लेकिन अगर आमतौर पर पुलिस केस भी है और मुस्तगीज पार्टी ने वो सेटिस्फाइड नहीं है विद द इन्वेस्टिगेशन ऑफ द पुलिस, जो कि वो उनके ख्याल के मुताबिक वो मैला फाइडली की गई है और उसमें फेवर की गई है मुलज़म पार्टी की, या कुछ मुलज़मान को छोड़ दिया गया है या उन इन्वेस्टिगेशन है वो डिसऑनेस्टली कंडक्ट की गई है, तो फिर वो भी कंप्लेंट फाइल कर सकते हैं उसके साथ। और फिर कानून क्या है, प्रेफरेंस किसको दी जाएगी, कंप्लेंट केस जो है उसके साथ फिर पुलिस केस जो है वो चलेगा। यानी कार्रवाई सारी की सारी किस में होगी, कंप्लेंट केस उसमें होगी जो मुस्तगीस ने दायर किया है। ये दोनों, ये नूर अलाई केस है 1966 पे उसके मुताबिक 1966 सुप्रीम कोर्ट है, उसमें ये तरीकाकार जो है वो दिया गया हुआ है। तो उसमें और भी काफ़ी सारी जजमेंट्स हैं इस पॉइंट पे कि जो इस्तगासा है वो पहले साथ साथ उसके साथ फिर पुलिस केस है उसके साथ साथ चलेगा, लेकिन सारी कार्रवाई कंप्लेंट में होगी। तो ये कंप्लेंट आमतौर पे इस तरह होती है, लेकिन ये कोई फर्क नहीं है। ये आमतौर पे हमारे यहाँ ये बड़ा ही एक अजीब सा है, वो कहते हैं पुलिस केस हो, FIR हो, तो इसमें लोगों का ज़हन होता है कि उसमें गिरफ्तारियाँ होंगी, पुलिस लोगों के घरों में जाएगी, छापे डलेंगे, वहाँ पे हरासमेंट पैदा होगी और लोग परेशान होंगे और इलाकों में ये शोर होगा कि फलां के घर पुलिस गई है, फलां पकड़ा गया, फलां गिरफ्तार हो गया। लेकिन इस्तगासे में, क्योंकि वो इस्तगासे में यही होता है कि तलबी हो जाए, तो कोर्ट जो है वो मुलज़म से मुचलका जो है वो मांग लेती है या कहती है कि आप अपना बेल बॉन्ड दे दें और उसके बाद वो ट्रायल शुरू हो जाता है। तो लेकिन अल्टीमेटली अगर पुलिस किसी कोर्ट किसी कंक्लूजन पे पहुंचती है कि वाकई जुर्म जो है वो हुआ है, तो फिर इस सजा में भी उसी तरह सजा हो सकती है जिस तरह पुलिस केस में हो सकती है।
तो ये था दोनों का कंप्लेंट का। और कंप्लेंट जी, तो कंप्लेंट के बारे में ये है कि अगर कोई सरकारी मुलाजिम कंप्लेंट भेजता है या कोई वो अदालत जो है वो कंप्लेंट भेजती है, तो फिर अदालत का स्टेटमेंट रिकॉर्ड करने की या सरकारी मुलाजिम की ज़रूरत नहीं है। फिर अगर कोर्ट समझती है कि उस पर तलबी होनी चाहिए तो मुलजिम को तलब कर लिया जाता है। तो आमतौर पे कंप्लेंट्स जो हैं वो अदालतों को जाती हैं 195 के तहत 1, और ये कंप्लेंट केस बनते हैं काफ़ी सारे। उसमें पर्चा मुकदमा दर्ज नहीं हो सकता, उसमें मना किया गया है कि फलां सेक्शन जो है उसके 172 से लेकर आगे ऑनवर्ड काफ़ी सारी सेक्शन है 211 तक गालमन कि उसमें मुकदमा दर्ज नहीं हो सकता, पुलिस केस नहीं बन सकता, बल्कि वो कंप्लेंट केस कहलाए और बदरिया कंप्लेंट ही मुलजिम के खिलाफ कार्रवाई हो सकती है। तो ये था थोड़ा सा FIR और कंप्लेंट के बारे में और कॉग्निजेबल और नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस के बारे में। मुझे उम्मीद है कि आप इसको बेशक अच्छे तरीके से समझ पाएंगे और इससे मुस्तफीज़ होंगे। और मैं ये भी उम्मीद करता हूँ कि मेरा आप ये चैनल जो है इसको सब्सक्राइब करेंगे और इसको देखेंगे और इससे फ़ायदा हासिल करेंगे और मुझे खुशी होगी। थैंक यू वेरी मच।